नमस्कार, के न्यूज इंडिया के खास कार्यक्रम जनहित में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। जनहित में आज बात करते हैं कि यूपी में बेहतर कानून व्यवस्था के दावे कुछ भी किए जा रहे हों, लेकिन आपराधिक घटनाओं के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। महिला सुरक्षा की बात करें तो सरकार के प्रयासों को दबंग ठेंगा दिखाने पर तुले हुए हैं और ताजा मामला बुलंदशहर का है, जहां पर दबंगों ने हदें पार कर दी हैं। यहां दबंगों की दबंगई से हारी दो बहनों ने स्कूल जाना छोड़ दिया है। विधवा महिला की दो बेटियों ने गांव के मंचलों पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया और हाल ही में महाराजगंज से छेड़खानी की घटना सामने आई थी। सड़क पर टहलने निकली बीजेपी नेता की पत्नी के साथ शराब के नशे में धुत बाइक सवार 3 मंचलों ने छेड़छाड़ की वारदात को अंजाम दिया था। विरोध करने पर मंचलों ने पत्नी के सामने ही शख्स की पिटाई कर दी। महाराजगंज जिले से छेड़खानी की घटना सामने आई। यहां सड़क पर टहलने निकली बीजेपी नेता की पत्नी के साथ शराब के नशे में आपने देखा कि किस तरीके से मंचलों ने छेड़खानी की। जब पति ने इस बात का विरोध किया तो पिटाई कर दी गई और घटनाएं सिर्फ कुछ नहीं है बल्कि अलग अलग जिलों से ये आपराधिक घटनाएं लगातार आ रही हैं। देखिए रिपोर्ट। बुलंदशहर में दबंग हदें पार कर रहे हैं। बहरहाल दबंगई से हारी दो बहनों ने स्कूल छोड़ दिया है। बता दें कि विधवा महिला की दो बेटियों ने गांव के मंचलों पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया। बहरहाल छेड़छाड़ की इस हरकत से प्रशासन में हड़कंप मच गया। बुलंदशहर के थाना चौतारी क्षेत्र के समसपुर गांव का ये पूरा मामला है। पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप है। सर, हम दोनों बहन स्कूल जाते हैं। 2 लड़के हमारे गांव के वो हमें छेड़ते हैं और बोलते हैं गाड़ी पे आजा, गाड़ी पे बैठ। हम 1 महीने से स्कूल भी नहीं जा रहे हैं और हमारे घर आके फ़ोन चार्जिंग पर लगाते हैं और मम्मी के दूध में नींद की दवाई डाल के जाते हैं और ये बोलते हैं किसी का फ़ोन आया तो उठा लेना और बात कर लेना, नहीं करेगी तो तुझे मार देंगे, तेरी मम्मी को मार देंगे, ऐसे धमकी देते हैं। अगर मैं नींद की गोली ना डालूं तब भी धमकी देते हैं तो तुझे मार देंगे, तेरी मम्मी को। और स्कूल जाती हूँ तो छेड़ते हैं, बोलते हैं हमारे साथ चल, कहीं भी चल, और मुझे ले जाने की बोलते हैं। मैं मना कर देती हूँ तो बोलते हैं मार देंगे। सर, इस कारण गई थी, मेरी 2 बेटी स्कूल जाती हैं। उनको लोग रास्ता में खींचते हैं, कहते हैं गाड़ी पर बैठ नहीं तेरी माँ को मार देंगे। पहले मेरा परिवार का मामला था, ज़मीन का संबंधित, मैंने उसमें तारीख की तो वो कहते थे कमल सिंह भाई साहब के रास्ते में मुँह गाड़ ले, गाँव में जाकर ढकलाना। फिर मेरे से फ़ोन करते थे, ये कहते थे कि बंगाली वाले खेत में आ जा, वहाँ बातें करेंगे। मैंने उनसे कह दिया कि बंगाली वाले खेत में क्या आऊँ, यहाँ से तो मेरे मकान पे आ जाओ ना। और मेरे नहीं बेटा है, नहीं मेरे पति एक्सपायर हो गए, 10 साल हो गए और थाने में जाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं है। वहीं हाल ही में महाराजगंज जिले से छेड़खानी की घटना सामने आई है। यहां सड़क पर टहलने निकली बीजेपी नेता की पत्नी के साथ शराब के नशे में धुत बाइक सवार 3 मंचलों ने छेड़छाड़ की वारदात को अंजाम दिया था। इतना ही नहीं, विरोध करने पर मंचलों ने पत्नी के सामने ही शख्स की पिटाई कर दी। फिलहाल शिकायत मिलने के बाद पुलिस केस दर्ज कर मामले की जाँच में जुट गई है। पीड़ित का नाम संजय वर्मा बताया जाता है। वो स्थानीय भाजपा नेता हैं और सदर कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले हैं। संजय अपनी पत्नी के साथ टहलने निकले थे कि तभी रास्ते में शराब के नशे में 3 लोग बाइक से आए और उनकी पत्नी से छेड़छाड़ करने लगे। जब उन्होंने विरोध किया तो मंचले संजय के साथ मारपीट करने लगे। फिलहाल सवाल इस बात का है कि योगीराज में जब शरारतियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई का दावा किया जाता है तब इस तरह की घटनाएं क्यों नहीं रुक रही हैं। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। तरीके से यहां पर महिला सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। एक तरफ लाख दावे किए जाते हैं, लेकिन दूसरी ओर कानून व्यवस्था कहां पर है, किस तरीके से डगमगाई हुई है, यह आप देख सकते हैं। यूपी में खेल और महिला सुरक्षा के सारे दावे जो हैं वो फेल नजर आते हैं। बड़ी बात यह है कि सरकार जब सत्ता में आई तो साफ तौर पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे किए गए थे और महिलाओं की सुरक्षा के लिहाज से अगर यूपी सरकार की बात की जाए तो एंटी रोमियो स्क्वाड भी शुरू किया गया था। ये दस्ता महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। विशेष तौर पर यह बड़ी जिम्मेदारी इस दस्ते को दी गई थी, लेकिन
क्या हश्र हुआ इस दस्ते का, वो आप देख सकते हैं इन घटनाओं के हिसाब से। आपने देखा कि किस तरीके की यहाँ पर घटनाएं हो रही हैं। यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से महिलाओं को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जो बेटियां हैं वो स्कूल जाना छोड़ चुकी हैं, क्योंकि बेटियां अब आखिर सुरक्षित नहीं हैं। वो कैसे जाएं, ये एक बड़ा सवाल है। और इसी पर हमारे साथ में हमारे संवाददाता जुड़ेंगे अलग अलग जगहों से, खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ेंगे, उनसे भी आपका हम परिचय करवाएंगे। फिलहाल अलग अलग जगहों से हमारे साथ में हमारे संवाददाता हैं। यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहा है। यूपी में खेल और महिला सुरक्षा के सारे दावे फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। तो यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो महिला सुरक्षा के जो दावे सरकार कर रही है, उनमें किस तरीके से सरकार फेल नजर आ रही है, आज इसी मुद्दे पर होगी विस्तार से बातचीत। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे परिचय करवाते हैं। हमारे साथ में लखनऊ से सपा के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं अवधेश यादव जी, डुमरियागंज से भाजपा के नेता हैं राजेश द्विवेदी जी हमारे साथ में है, और सामाजिक कार्यकर्ता कानपुर से कृष्ण कुमार साहब हैं, और इसके साथ ही ब्रजेश गुप्ता हमारे साथ में है। महाराजगंज से हमारे संवाददाता हैं अनिल मीणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बुलंदशहर से हमारे संवाददाता हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले सबसे पहले बुलंदशहर से अनिल मीणा से अपडेट जानते हैं। अनिल, क्या मामला था, विस्तार से बताएं, उसके बाद यहां पर लोगों से राय जानते हैं। देखिए गरिमा, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जनपद बुलंदशहर में जिस तरह से एक मामला सामने आया है बुलंदशहर के छटाई थाना क्षेत्र का, तो हैरान कर देने वाला मामला है कि देखिए विधवा महिला की 2 बच्चियां हैं, और 2 बच्चियां जो नाबालिग बच्चियां हैं, वो एक कक्षा 9 में पढ़ती है और एक 10 में पढ़ती है। और जब वो स्कूल जाती है तो उनके लिए जो गाँव के मंचले उनको रास्ते में परेशान करते हैं, और परेशान करने के साथ साथ उनको जो बाइक पर खींचकर बैठाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब वो लगातार बच्ची इनका विरोध करती है तो उनके लिए जान से मारने की धमकी देते हैं। और महिलाओं जो बच्चियों का आरोप ये भी है कि वो उनके घर पे भी आते हैं, और घर पे आने के बाद उनकी जो माँ है उनके लिए दूध में नींद की गोलियां भी मिला देते हैं, और लगातार उनके लिए प्रताड़ित करते हैं। और उसकी शिकायत लेकर जो विधवा महिला अपनी बच्चियों के साथ छटाई थाने में जाती है तो उनकी ना तो कोई सुनवाई होती है, और जबकि अगर बात किया तो उन्होंने 18 तारीख को थाने में एक तहरीर दी थी। तहरीर के बाद कोई सुनवाई नहीं, और पुलिस की तरफ से सिर्फ उन्हें आश्वासन मिला। तो उसके बाद आज उन्होंने जो एसएसपी का दरवाजा खटखटाया है, और हालांकि एसएसपी ने जो महिला ने अपबीती बताई है, उसके बाद एसएसपी ने महिला को आश्वासन दिया है कि पूरी तरह से कार्रवाई होगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन अगर बात की जाए तो जहां ठीक है, आपके पास लौटते हैं अनिल। एक दर्शक हमारे साथ में अभी भी जुड़े हुए हैं, प्रवेश अवस्थी जी हैं कानपुर से। प्रवेश जी, बहुत स्वागत आपका। क्या राय है आपकी, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, जो आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, ऐसे में सरकार को शिकंजा कसना चाहिए। शादी वर्दी में पुलिस वालों को छोड़ देना चाहिए, और वहाँ पे जहाँ पे महिलाओं को ज्यादा आना जाना हो, उसमें जहाँ भी कोई लापरवाही बरते हो वहाँ तुरंत तत्काल पकड़ के ठीक है, कार्रवाई करनी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो अनिल, देखिए किस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, ये हैरान कर देने वाला है। बेटियों ने अब स्कूल जाना भी छोड़ दिया है, और ऐसे में एक तरफ शिक्षा का तो नुकसान है, लेकिन दूसरी ओर सबसे पहले तो सुरक्षित कर पाना, बेटियों को सुरक्षित महसूस करा पाना, ये भी एक बड़ी बात है। ठीक है, अपनी चर्चा की शुरुआत हम करते हैं। सपा प्रवक्ता हैं लखनऊ से अवधेश यादव जी हैं, इनका रुख कर लेते हैं। अवधेश जी, बेटियों की सुरक्षा को लेकर सरकार तो बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन यहाँ पर बेटियां सुरक्षित नहीं है। बेटियों ने स्कूल तक जाना छोड़ दिया है, अपने घरों में भी वो सुरक्षित नहीं है, छेड़छाड़ हो रही है। सरकार कहती है कि हम महिलाओं को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। ये किस तरीके की सुरक्षा है, क्या कहेंगे आप इस सब पर? अनम्यूट करें सर, अवधेश जी अनम्यूट करें, उसके बाद अपनी बात को शुरू करें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हाँ, जो झूठे दावे करती है, मैं बता दूं, अभी आपने आंकड़ा बुलंदशहर का बताया, पूरे प्रदेश गाजियाबाद क्राइम में नंबर 1 है, महिलाओं के खिलाफ क्राइम में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। अभी गोरखपुर की घटना में बताऊं, कल एक बच्ची के साथ राजघाट थाना क्षेत्र में छेड़छाड़ हुआ। ईडा थाना क्षेत्र में कल एक सिपाही एक महिला के घर में घुस के छेड़छाड़ किया। शाहपुर थाना क्षेत्र में लड़कियों के साथ छेड़छाड़ हुआ। ये महिलाओं के साथ लगातार अपराध बढ़ता जा रहा है, और माननीय मुख्यमंत्री का बयान आता है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस से दूसरे प्रदेश के लोग सीख ले रहे हैं, मांग कर रहे हैं। पता नहीं किस मुगालते में लोग जी रहे हैं, या तो ये लोग सच्चाई देखना नहीं चाहते या सच को समझना नहीं चाहते। जबकि सच्चाई ये है कि जो घटना आप बुलंदशहर की बता रहे हैं,
ये सामान्य सी घटना हो गई पूरे प्रदेश के हर जनपद की। मनबड़ों का इतना बोलबाला है, ये जहां चाह रहे जैसे कर रहे हैं, लेकिन जब कोई सुनने वाला ही नहीं है, किसके पास वो अपना फरियाद लेके जाएंगे? आप बताइए, बुलंदशहर की आपने घटना बताई, इतनी बड़ी घटना हो गई, और अभी आज जाके कप्तान साहब ये कह रहे हैं कि हम आश्वासन देते हैं कार्रवाई करेंगे, और योगी सरकार ये कह रही है कि हम क्राइम होने नहीं दे रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की झूठी सरकार है, जो गलत आंकड़े और डाटा प्रस्तुत करके अपने आप को अच्छी सरकार साबित करने में लगी है, जबकि महिलाओं के खिलाफ अपराध में आज भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। ठीक है राजेश जी से जानते हैं। राजेश जी भाजपा नेता हैं, डुमरियागंज से हमारे साथ में जुड़े हैं। राजेश जी, बहुत स्वागत आपका हमारी चर्चा में। लेकिन सर, अवधेश जी तो कह रहे हैं कि भाई आपकी सरकार झूठे दावे करती है, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर क्या किया जा रहा है? सर, आप सबसे पहले बताइए, क्या महिलाएं सुरक्षित हैं? अगर बेटियां सुरक्षित होती बुलंदशहर की तो ये स्कूल जाना बंद नहीं करती। हम एक तरफ शिक्षा प्रदान करने की बात करते हैं, लेकिन सर पढ़ेंगी तो तभी जब आगे बढ़ेंगी और सुरक्षित रहेंगी। ये तो सुरक्षित ही नहीं है। किस तरीके की महिला सुरक्षा है? आपके सारे दावे फेल हो रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। और सर्वप्रथम डिबेट पे बैठे हुए सभी परिवार को मैं सादर प्रणाम करता हूं। और सर्वप्रथम मैं आज के दिन मैं देश के हर परिवार और इस टीवी चैनल पर बैठे हुए हर परिवार को बधाई देना चाहता हूं। भारत देश में जो चंद्रयान-3 चंद्रमा की सतह पे पहुंच करके जो है, ठीक है सर, हम चांद पर पहुंच गए, लेकिन जमीन पर फिलहाल बेटियां सुरक्षित नहीं है सर। इस पर कुछ कहिए, मुद्दे पर आइए सर। हाँ, मैं बधाई देना चाहता हूँ। ये हर भारत देशवासी के लिए गौरवशाली दिन है। अब आइए, जो अभी हमारे राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता जी कह रहे थे, झूठे वादा। मैं कहना चाहता हूं कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, हाँ, उस समाजवादी पार्टी के सरकार में महिलाओं के साथ में जिस प्रकार से इनके बैठे हुए मंत्री, चाहे वो बाबू सिंह कुशवाहा रहे हो, चाहे सर, आप सिर्फ समाजवादी पार्टी के प्रति आपकी जवाबदेही है या आपको लगता है कि आपकी जवाबदेही जनता के प्रति भी है? पूरा वक्तव्य दूंगा मैडम, मैं पूरा वक्तव्य दूंगा। हम कुछ समय 2 मिनट के लिए दीजिए। ठीक है। तो जिस प्रकार से शासन में बैठे हुए उनके मंत्री महिलाओं के साथ में अभद्रता करते थे, चाहे वो प्रजापति जी रहे हो, चाहे बाबू सिंह कुशवाहा हो, उसी को पीड़ित होकर के पूरी देश की जनता। सर, बेटियों पर आइए ना सर, बुलंदशहर में जो हुआ आप इस पर आइए ना। सपा के लोग जो करते थे, इसी के चलते आज वो सत्ता से बाहर है। राजेश जी नहीं, आप अगर मेरी डिबेट का समय बेकार करेंगे मैं आपको रोकूंगी। आप बुलंदशहर पर कुछ बोलिए ना, समाजवादी पार्टी पर हमला बोलने से आगे बढ़िए सर। इसीलिए वो सत्ता में नहीं है, आपको सत्ता में बिठाया गया है। आपकी पार्टी को सत्ता में इस बात पर आप आए थे कि आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेंगे। मेरी बात को सुने। जो लोग दबंगई करते हैं, ये लोगों के जिनकी वजह से लोग स्कूल नहीं जा पाते हैं, तो इनको किनका मिला होता है ये कभी पता करते हैं लोग कि किनके लोग होते हैं, ये किसके लोग होते, कैसे पता चलेगा? ये क्योंकि यही लोग काम करते हैं हर जगह। ठीक है, देखिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया विनोद जी। देखिए, लोगों को लगता है कि इन्हें भी संरक्षण प्राप्त होता है, इसके चलते ही इनकी दबंगई जो है वो चलती रहती है। लेकिन बेटियों को ये मलाल है और साथ ही कानून व्यवस्था पर यह सवाल है कि आखिर बेटियां अब तक सुरक्षित क्यों नहीं है। हमने इस पर विस्तार से बात की है। इस कार्यक्रम जनहित में आप सभी का स्वागत है और अब जनहित में बात करते हैं मंत्री के वीआईपी कल्चर की। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह एक बार फिर से सुर्खियों में छा गए हैं और इस दफा पशुधन मंत्री बयान की वजह से नहीं, बल्कि अपनी कार को सीधे रेलवे स्टेशन में घुसाने की वजह से विवादों में आ गए हैं। बुधवार को पशुधन मंत्री ट्रेन पकड़ने के लिए लेट हो गए थे और लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर हावड़ा अमृतसर पंजाब मेल आ चुकी थी। एंड वक्त पर स्टेशन पहुंचे मंत्री जी को ट्रेन छूटने का डर था और ट्रेन छूटने के डर से उन्होंने अपनी कार सीधे प्लेटफॉर्म के अंदर घुसा दी है। बहरहाल अचानक प्लेटफॉर्म में कार की एंट्री से मौके पर मौजूद यात्रियों के बीच हड़कंप मच गया, तो वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मंत्री की कार घुसाने पर चुटकी ले ली है। खबर को ट्विटर पर शेयर करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि अच्छा हुआ ये बुलडोजर से नहीं गए थे,
बता दें कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की कार्रवाई की दहशत है। सत्ता पक्ष कार्रवाई का समर्थन करता है और ऐसे में अखिलेश यादव का तंज सीधे योगी सरकार पर है। उन्होंने मंत्री धर्मपाल सिंह की आड़ में बुलडोजर की कार्रवाई पर सवाल उठा दिए हैं। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, आप हमारी स्क्रीन पर तस्वीरें देख सकते हैं। मंत्री जी इतना लेट हो गए कि उन्हें जनता की सुरक्षा का भी ख्याल नहीं रहा। मंत्री जी सीधा अपनी गाड़ी को उस रैंप पर चढ़ा देते हैं, जो रैंप खास तौर पर दिव्यांगों के लिए होता है। आमतौर पर इस रैंप पर जो पैदल चलने वाले यात्री हैं वो भी चढ़ते हैं। अब आप समझिए कि क्या होता अगर जिस वक्त मंत्री जी की गाड़ी सीधा रैंप के ऊपर चढ़ रही थी। आप देखिए, अगर ध्यान से आप देखेंगे तो एक शख्स आप आ रहा था, लेकिन उसने जब देखा कि गाड़ी है और ये गाड़ी बैक कर रही है, उस दौरान वो तुरंत ही यहां से भागता है। यानी सीधे तौर पर आम जनता की जान के साथ ये खिलवाड़ भी है, क्योंकि ये वो जगह है जहां पर दिव्यांग जन आगे बढ़ते हैं। इस प्लेटफॉर्म, इस रैंप के माध्यम से ही जो जनरल प्लेटफॉर्म होता है वहां तक पहुंचते हैं। अब आप देखिए मंत्री जी की यहां पर क्या रौब है उनका, क्या रुतबा है उनका, कि उन्हें किसी बात का डर नहीं है। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री जी सीधा अपनी गाड़ी को रैंप पर चढ़ाकर लेकर जाते हैं। आमतौर पर अगर आगे सीढ़ियां ना होती या और ज्यादा वक्त मिलता तो शायद मंत्री जी अपनी गाड़ी को ठीक ट्रेन के सामने उतारते। अब बड़ा सवाल यह है कि मंत्री जी की हड़बड़ी लोगों के लिए अगर जान ले लेती तो भला इसका जिम्मेदार कौन होता। हमारे साथ में एक दर्शक जुड़ चुके हैं, दिनेश जी हमारे साथ में है। दिनेश जी स्वागत आपका, क्या कहेंगे आप इन तस्वीरों को देखकर? हेलो जी दिनेश जी, आवाज मिल रही है आपको, बताएं। मैडम मैं तो अपना क्रेडिट कार्ड का मामला था उसके बारे में बात। दिनेश जी से संपर्क फिलहाल हो नहीं पा रहा है, तो ये आगे बढ़ेंगे और अपनी चर्चा की शुरुआत करेंगे। मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। अब बात करते हैं, राजेश जी से ही शुरू कर लेते हैं। राजेश जी भाजपा नेता हैं। राजेश जी, अभी जनहित में हम महिला सुरक्षा को लेकर बात कर रहे थे ब्रेक से पहले, लेकिन अब हम एक और तस्वीर दिखा रहे हैं। यह भी जनहित का एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अगर जनता का इसमें हित ना होता तो हम बात ना करते। अब आप देखिए, जनता का सीधे तौर पर नुकसान है और जनता की जान के साथ खिलवाड़ भी है। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री जी हैं धर्मपाल सिंह जी, और इनको इतनी जल्दबाजी थी कि ये उस रैंप पर अपनी गाड़ी चढ़ा देते हैं जिस रैंप पर दिव्यांग जन आगे बढ़ते हैं, जिस रैंप पर पैदल यात्री जो होते हैं वो प्लेटफॉर्म तक जाते हैं। अब आप बताइए क्या कहेंगे अपने मंत्री जी के इस रौब पर? देखिए मैडम, मैं कहना चाहता हूं कि माननीय अखिलेश यादव जब मंत्री थे तो उस शासन काल में एक हॉस्पिटल में घुस करके जिस प्रकार। राजेश जी, मैं माफी चाहती हूँ कि मुझे आपको यहाँ पर रोकना पड़ रहा है, लेकिन इसके पहले भी हम जनहित के जिस मुद्दे पर बात कर रहे थे, आपने अखिलेश यादव जी की सरकार की कमियों को गिनाया। मैं माफी चाहती हूँ कि मैं आपको टोक रही हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन इसके पहले भी आपने यही बात कही कि अखिलेश यादव जी की सरकार में क्या होता था। सर, अपनी सरकार की बात करने में डर किस बात में लगता है? अपने मंत्रियों पर कुछ कहिए ना, बात अपनी करिए ना। आप बहुत अच्छे, मैं कह रही हूं कि सपा सरकार में कुछ नहीं हुआ, मैं आपकी बात को मान लेती हूं और कह दिया मैंने कि सपा सरकार में कुछ नहीं हुआ, वो कुछ नहीं करते थे, वो लापरवाह थे, तभी तो सराप आए हैं, तभी तो बीजेपी आई है। अपने पर बोलिए ना, ठीक है, आपसे जवाब लेंगे। एक दर्शक हमारे साथ में गिरीश जी हैं। गिरीश जी स्वागत है आपका, क्या कहेंगे? राजेश जी आते हैं आपके पास। गिरीश जी, कहना चाहता हूं कि मोदी और योगी साहब का नाम लेना ये बंद करें, क्योंकि व्यक्तिगत नाम लेने से कोई फायदा नहीं है। योगी और मोदी साहब कुछ नहीं करते हैं, ना उन्हें श्रेय दीजिए ना आपेश दीजिए। ना अखिलेश जी ने कुछ किया था और ना उन्होंने कुछ बिगाड़ा ना बनाया। जो कुछ भी करता है वो शासन और प्रशासन चलाता है। तो शासन लखनऊ स्तर पर है और प्रशासन जिले जिले में है। तो शासन और प्रशासन पूरा भ्रष्ट, लापरवाह और बदमाशों का साथ देने वाला है। आई कान बना दिया है मोदी और योगी को। उनके नाम पर सारा झूठ, प्रेम, भ्रष्टाचार चल रहा है। तो योगी और मोदी साहब को इस कीचड़ में मत घसीटिए और ना उनको अच्छाई दीजिए ना बुराई दीजिए। तो जो आपका प्रशासन फेल हो रहा है उसमें सरकार की व्यवस्था नहीं फेल हो रही है, शासन और प्रशासन पूरी तरह फेल हो रहा है। इसको कैसे चुस्त और दुरुस्त किया जाएगा ये सरकार का काम है।
तो सरकार एक सामूहिक जिम्मेदारी है, ना मोदी साहब की जिम्मेदारी है ना योगी साहब की, और ना योगी साहब ने कुछ यहाँ कर दिया है ना मोदी साहब ने कुछ कर दिया है। जो कुछ किया उत्तर प्रदेश शासन और केंद्रीय सरकार ने किया है, एक सामूहिक जिम्मेदारी है। ये किसी व्यक्ति को ना श्रेय दीजिए ना उसकी जिम्मेदारी ठहराइए, ये सामूहिक जिम्मेदारी है। सामूहिक रूप से ये देखिए कि शासन और प्रशासन कैसे ठीक चलेगा। ठीक है गिरीश जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय यहाँ पर रखने के लिए। राजेश जी, मैं उम्मीद करती हूँ कि इस बार आप सपा सरकार से आगे बढ़कर कुछ कहेंगे। अपनी सरकार पर बात करिए सर, अपने कार्यकाल के जवाबदेही रखिए, कम से कम अपनी जो गलतियां हैं उनको स्वीकारिए और कहिए कि हाँ हमसे गलती हुई है। उनकी गलतियां गिनाने से अब आपके नहीं कम पड़ेंगे जो पाप हो रहे हैं। बताएं। हाँ देखिए मैडम, सरकार की प्राथमिकता पूज्य योगी जी ने जो संकल्प लिया है, उस संकल्प के साथ में पूरे उत्तर प्रदेश के प्रदेशवासियों की सुरक्षा व्यवस्था करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। और हमारी सरकार की प्राथमिकता पे महिलाओं के सुरक्षा व्यवस्था पे महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, जिसमें सरकार काम कर रही है। ठीक है सर, महिलाओं पर बात हो गई, अब हम इस मंत्री जी के मैडम हाँ अब हमको कहने दीजिए, हाँ कहने दीजिए। और जो भी हमारे प्रदेशवासी हैं उनकी सुरक्षा व्यवस्था करेंगे, जो अधिकारी लापरवाही करेंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन मैं कहना चाहता था कि जिस प्रकार से अभी तो आपने कहा कि समाजवादी पार्टी का नाम न लीजिएगा, लेकिन बिना लिए जो है चला नहीं जाता है। जिस प्रकार इनके शासनकाल में जितने जहां पर ये जिम्मेदार है, जहां पर लेना है लीजिए, लेकिन अगर आप सिर्फ ये कहते रह जाएंगे कि इनके समय पर ऐसा होता रहा है, तो आप क्या चाहते हैं? क्या आप भी अपने कार्यकाल में क्या आप वही गलतियां करना चाहते हैं? पूरे उत्तर प्रदेश के प्रदेशवासियों की सुरक्षा व्यवस्था करना हमारा दायित्व है, और हम करते भी हैं, और सही ढंग से हो रहा। कानून राजेश जी, हमारे सरकार में दुरुस्त है। मैं उत्तर प्रदेश सर अगर दुरुस्त होता तो ये तस्वीरें नहीं आती ना। राजेश जी, पहले मेरी बात सुनिए। कहना चाहता हूँ मैडम, मेरी बात को सुन लीजिए। हाँ। जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के शासनकाल में 50 दंगे हुए, उस दंगे में मुजफ्फरपुर के दंगों की बात नहीं सर, ठीक है सर। राजेश जी आप मेरी बात सुनिए। आज हम जनहित में हमने 2 बड़े मुद्दे उठाए, एक महिला सुरक्षा का, अभी हमने तस्वीर दिखाई सर, आपके मंत्री जी हैं। आप बताइए रैंप पर जा रहे हैं, क्या होता अगर इस रैंप पर कोई दिव्यांग शख्स उस वक्त जा रहा होता? क्या वो भागकर अपनी जान बचा पाता? ये भी जनहित का मुद्दा है, बताइए मैडम। देखिए वहाँ की जो टीवी उस पे आप दिखा रही हैं, ठीक है, माननीय मंत्री जी के हो सकता है माननीय मंत्री जी उसमें न बैठे हो सर, तो उनकी गाड़ी है तो जिम्मेदारी किसकी होगी? वो उतर कर जाते हैं, ट्रेन पकड़ते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इस बात की पूरी जानकारी है, इस बात की पूरी जानकारी है सर। और अगर आपकी गाड़ी भी जा रही है तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। आपकी गाड़ी कोई यूं ही लेकर नहीं जा सकता। वो उतरे गाड़ी से, उन्होंने जाकर ट्रेन पकड़ी, उनको ट्रेन पकड़नी थी। आप बताइए क्या ये ठीक है? आप बताइए, मैं आपसे पूछती हूँ, एक व्यक्तिगत रूप से आप सत्ता पक्ष का आज यहाँ पर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन अगर एक दिव्यांग शख्स राम पर चल रहा होता, वो कैसे अपनी जान बचाता? पूरे प्रदेश वासियों, उसमें माननीय मंत्री जी भी आते हैं, मैं भी आता हूँ। हाँ, पूरे प्रदेश के हर परिवार को कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने का किसी को कोई हक नहीं है। तो आप मान रहे हैं ना कि यहाँ पर मंत्री जी ने अपनी सत्ता का क्या इस्तेमाल किया है? सर मंत्री जी ये क्या कर रहे हैं? ठीक है, आपके पास आएंगे राजेश जी सवालों का जवाब नहीं देते, सीधे तौर पर हम सब कर रहे हैं। ठीक है राजेश जी, ठीक है मंत्री जी के खिलाफ कार्रवाई होगी फिर। ठीक है, अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। उससे पहले दिल्ली लेकर चलते हैं, जहां पर सीएम भूपेश बघेल क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाएंगे हम आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। ये नकली होलोग्राम का यदि प्रयोग हुआ तो जो डिस्टिलर है वही तो करेगा, उसी फैक्ट्री में तो होगा, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, बचत लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई। उसके घर में ज्वेलरी भी पाए, नगद रुपये भी पाए, किसी को जब्त नहीं किया गया। और कहा गया कि 2168 करोड़ का घोटाला हुआ और चल अचल संपत्ति 2018 के पहले के भी जब्त करने के बाद भी 200 करोड़ के आसपास की संपत्ति जब्त नहीं की गई, जबकि इस दौरान
2018 के बाद जब हमारी सरकार बनी उसके पहले जो रेवेन्यू है आबकारी की वो 3900 करोड़ की थी, अब बढ़ के 6500 करोड़ हो गया। और आरोप ये लगाया ईडी के द्वारा कि राज्य के खजाने को नुकसान पहुंचाया गया, जबकि 3900 करोड़ से बढ़ के 6500 करोड़ हुआ। और आज तक के वो 2168 करोड़ में से केवल 200 करोड़ के आसपास वो भी पैतृक संपत्ति, और 2018 से पहले अर्जित की गई आय उसको जोड़कर भी 200 करोड़ नहीं पहुंचा। दूसरी बात, कोल स्कीम का आरोप लगाया 500 करोड़ का। एफआईआर दर्ज हुआ कर्नाटक में, फिर दर्ज हो गया भोपाल में, अभी नोएडा में भी हुआ। और उसके बाद 4 बार वो सप्लीमेंट्री चालान प्रस्तुत कर चुके हैं, और सब मिला के अचल संपत्ति सब मिला के अभी तक 150 करोड़ पहुंचा है। आरोप 500 करोड़ का है, लेकिन संपत्ति 150 करोड़ वो बता नहीं पा रहे। तीसरी बात उसमें महत्वपूर्ण, अभी लगातार जो कोशिश की जा रही है कि धान में भी पैडी में भी स्कैम हुआ, सारे राइस मिल में छापा डाले गए आईटी के द्वारा। अब ईडी सीरीज घुसेगी। तकलीफ उनको ये है कि किसानों के 107 लाख मीट्रिक टन जो धान है वो मिलिंग कैसे हो गया। अभी तक होता यह था कि धान बाहर में पड़े रहते थे, जैसे मध्य प्रदेश की खबरें आती है कि गेहूं बाहर में पड़ा हुआ है और सड़ गया। छत्तीसगढ़ में खबरें आती थी कि धान खुले में पड़ा हुआ है, भीग गया, सूख गया और सड़ गया। वो सारे नुकसान हमने बचाए, उनको हो गई परेशानी, अब उसमें घुसे हुए। अभी डीएमएफ में भी मज़ेदार बात यह है कि भारत सरकार के द्वारा बिना कोई ईसीआईआर के वो माइनिंग डायरेक्टर को चिट्ठी लिखते हैं कि कितना काम हुआ वो हमको बताएं। उसी प्रकार से एक सवाल रजिस्ट्रार को भी किया जाता है कि कितने जमीन की रजिस्ट्री इन 3-4 सालों में, जब से हमारी सरकार बनी है 18-19 के बाद, कितनी रजिस्ट्रियां हुई हैं। इसका मतलब है वो सारे रजिस्ट्री लाएंगे और सबको अभी कम कर क्या रहे हैं। तो एआईसीसी मुख्यालय से आप सुन रहे थे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को, जिनकी ओर से अहम बातें कही जा रही थी। अब आगे बढ़ते हैं और अपने चर्चा की शुरुआत करते हैं। एक दर्शक हमारे साथ में है, सबसे पहले उनको जोड़ते हैं, उसके बाद शुरुआत करेंगे। समरजीत जी हमारे साथ में है, नाला सोपारा से है, मुंबई से। समरजीत जी, बहुत स्वागत आपका। क्या कहेंगे आप इन तस्वीरों को देखकर? समरजीत जी, आपको आवाज मिल रही है हमारी? तो समरजीत जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है हमारी। अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। और राजेश जी ने जो कहा, राजेश जी देखिए, मुझे लगता है कि इतना कह देने भर से जिम्मेदारी खत्म नहीं होती है। ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि मंत्री जी का जो रौब है वो जनता को भारी ना पड़े, कम से कम जनता की जान के साथ मंत्री जी खिलवाड़ ना करे, इस बात को देखा जाना चाहिए। कृष्ण कुमार जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कानपुर से जुड़े हुए हैं। कृष्ण कुमार जी, बहुत स्वागत आपका। एक बार फिर से हम अपनी चर्चा यहीं पर लेकर आए कि देखिए, मंत्री जी का रौब इतना ज्यादा है कि वो अगर उन्हें वक्त मिलता या उनकी चलती तो वो ट्रेन के आगे ही अपनी कार खड़ी करते और सीधा उतरते और ट्रेन के भीतर चले जाते, चाहे उसमें आम जनता को जो भी भुगतना पड़ता। ये तस्वीरें सब कुछ बयान कर रही हैं सर, इनमें कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं बची है। आप बताइए, ये दिव्यांग जनों के लिए रैंप होता है, विशेष तौर पर इसमें दिव्यांग जन जाते हैं। क्या होता अगर कोई दिव्यांग इस दौरान यहाँ पर आ रहा होता? मैम, ये सत्ता की हनक है। वो अपनी सत्ता की हनक दिखा रहे कि मैं कहीं पर भी कुछ भी कर सकता हूँ। वहां दिव्यांग भी चल सकते, कोई घटना हो सकती थी उनके साथ, अप्रिय घटना हो सकती थी, लेकिन मंत्री जी को इसकी फिक्र नहीं है, क्योंकि उनको पता कि मैं सत्ता में हूँ। सत्ता का अहंकार बोल रहा है उनका। और वहां पर कोई आम व्यक्ति एक बाइक लेके भी चला जाता तो प्रशासन उस पर कार्रवाई कर देती, चाहे वो आरपीएफ होती या जीआरपीएफ होती। जीआरपी तो वैसे भी उत्तर प्रदेश द्वारा ही वहां नियुक्त करी जाती है, लेकिन क्या मंत्री जी की गाड़ी पे कोई कार्रवाई हुई? अगर लॉ एंड ऑर्डर पे भी यहाँ पर देखेंगे ना तो प्रश्न चिन्ह है।
कि क्या मंत्री जी की गाड़ी को अलाउ है प्लेटफॉर्म तक पहुंचने का या अंदर तक जाने का, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर मंत्री जी नहीं भी बैठे थे तो उसमें जो चला रहा व्यक्ति है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। अब महिला सशक्तिकरण की बात करने वाली बीजेपी और राजेश जी जो कह रहे हैं कि महिलाएं सुरक्षित होती तो इतनी घटनाएं होती ही नहीं। और हर राज्य में महिलाओं के प्रति घटनाएं बढ़ती जा रही है। उत्तर प्रदेश में ठीक है, आपके पास आते हैं कृष्ण जी, वापस लौटेंगे। ठीक है, यानी आपको भी लगता है कि सत्ता की हनक में मंत्री जी इतना चोर हो गए कि उन्हें अपना रौब दिखाने से नहीं चूके और वो सीधा कार लेकर प्लेटफॉर्म तक पहुंच गए हैं। एक दर्शक है समरजीत जी हमारे साथ में जुड़े हुए। समरजीत जी स्वागत आपका, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं मंत्री जी पर कहना चाह रहा हूँ, ऐसे छोटे भाइयों का अगर मंत्री बनाया जाएगा जिनका यही हाल होगा, इनको मंत्री पद का बहुत गौरव होता है, इनके पर कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी, ये जो लड़कियों का बलात्कार हो रहा है, छेड़छाड़ हो रहा है, इस पर ये जो नेता बैठे हैं आपके पैनल पे, इनके बहन बेटियों का अगर बलात्कार होता ना तब इनको डर महसूस होता। इनके बहन बेटियों का तो होता नहीं है, होता हम जैसे गरीबों की बहन बेटियों का, जिससे मजाक उड़ाते हैं, यहाँ बैठ के भाषण देते हैं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय रखने के लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया समरजीत जी। एक और दर्शक हैं प्रेम जी हमारे साथ में चेन्नई से जुड़ चुके हैं। प्रेम जी बहुत स्वागत आपका, बताएं। प्रेम जी आवाज मिल रही है आपको? हेलो, हाँ जी बताएं। हेलो, हाँ मैम, मैं कह रहा हूँ कि आप अगर इस बात को ले कि हमारे ये मंत्री साहब कितने सोचने वाले आदमी है, नहीं तो ये अपनी ताकत से ट्रेन को भी डिले करवा सकते थे, लेकिन इनका उस समय आप माइंड ऑफ कॉन्शियस देखिए, ये गाड़ी को अपने वहां लेके चले गए। सोचने की चीज है, आज हमारे कितने अच्छे अच्छे मंत्री हैं जिन्होंने सोचा कि गाड़ी को लेट नहीं करवा के मैं गाड़ी अपनी ही लेके चला जाऊं। सोचिए मैम, हमारे पीएम साहब कहाँ से हमको चंद्र पर पहुंचा दिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रेम जी आपका अपनी बात रखने के लिए। तो देखिए यहाँ पर लखनऊ में नवाबी अभी भी जिंदा है। मंत्री जी का रौब आप देख सकते हैं, ये सत्ता की हनक कह लीजिए या ऐसे आप जो भी कहिए अपने शब्दों में, लेकिन इन तस्वीरों को देखिए और समझिए कि आखिर मंत्री जी कितनी जल्दबाजी में थे कि उन्हें आम जनता की जान तक की फिक्र नहीं हुई और वो सीधा अपनी गाड़ी को प्लेटफॉर्म के रैंप पे ऊपर चढ़ाते हुए चले गए। अवधेश जी आपने तस्वीरें देख ली होंगी, बताइए क्या है आखिर मंत्री जी को इतनी जल्दी थी कि लोगों की जान के बारे में तक विचार नहीं आया उनके मन में, वो रैंप पर गाड़ी चढ़ाते हुए चले जाते हैं। मंत्री जी का रौब इतना ज्यादा हो गया कि उन्होंने पैदल चलना उन्हें नागवार गुजरने लगा। अवधेश जी। हाँ जी, ये हमने देखा किस तरीके से गाड़ी मंत्री जी, अवधेश जी क्या बताएंगे इनके शासनकाल में 53,045 महिलाओं के जो है। राजेश जी प्लीज अब आप बीच में मत बोलिएगा। राजेश जी, जब मैं आपसे पूछती हूँ तब आपको जवाब देना नहीं होता। एक समाजवादी पार्टी को गाली देने के अलावा आप कुछ कर नहीं रहे हैं। लगातार उनके कार्यकाल में क्या हुआ इस पर बात कर रहे हैं। अरे अपने कार्यकाल की बात करिए ना सर, आपके आंकड़े में गिनाऊं, आपके पास जवाब नहीं है एक भी सवाल का, सिर्फ बीच में आप बोल रहे हैं। प्लीज म्यूट कीजिए राजेश जी को। अवधेश जी बोलिए। गरिमा जी यही पशुधन मंत्री हैं जो स्टेशन पर सीधे वीआईपी कल्चर में गाड़ी लेके चले गए और जब ये जा रहे थे, नाम है इनका पशुधन मंत्रालय, और जब पशुधन सड़क पर आ गया तो इतने बौखला गए कि 90 किसानों के ऊपर इन्होंने मुकदमा दर्ज करवा दिया। ये लोग आम जनता के शुभचिंतक नहीं है, ये लोग राजसी ठाट बाट और कल्चर में जीना और रहना पसंद करते हैं। यही साबित करता है, अभी आपने देखा होगा एक मंत्री जी का और वीडियो वायरल हुआ है इसमें अपने लोगों से पैर दबवा रहे हैं। ये सरकार बस राम भरोसे चल रही है, ये सरकार जमीन पे नहीं चल रही है, ये सिर्फ राम भरोसे चल रही है, हिंदू मुसलमान करके चल रही है, समाजवादी पार्टी कांग्रेस या अन्य विपक्षी पार्टियों को गाली दे के चल रही है। ये पार्टी कहीं अपने काम को नहीं गिना रही है। हमको पता है अंसारी के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि राजेश जी वगैरह खुद बेचारे इतने परेशान है उसमें, ये लोग क्या कहेंगे। ठीक है अवधेश जी, राजेश जी आप धर्मपाल सिंह के बारे में क्या कहेंगे? आप इन तस्वीरों पर कुछ कहिए, मैं आपसे जवाब मांगती हूँ। आप धर्मपाल सिंह के बारे में क्या कहेंगे जिन मंत्री जी ने कार चढ़ाई है? बताइए कि मैडम क्या कहा? धर्मपाल सिंह पशुधन मंत्री आपके जो हैं, इन पर आप क्या कहेंगे? बताइए आप।
देखिए, उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो संस्कार रहित सरकार है, सबके सम्मान की बात करती है, सबकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए काम करती है। और सर इधर उधर नहीं, धर्मपाल सिंह पर बात करिए, धर्मपाल सिंह पर बात करिए। जो तस्वीरें इन पर बताइए, जो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ना, इस पर बोलिए। उत्तर प्रदेश की सरकार क्या करती है, इस पर ज्ञान देने की जरूरत नहीं है सर। राजेश जी, मैंने कहा ना, इस पर ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। आप बताइए ना, आप मुख्तार अंसारी को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से सवाल पूछ सकते हैं, आपको अपने मंत्री धर्मपाल सिंह पर जवाब देने में क्यों शब्द नहीं मिल रहे आपके? मैं उसी भी से पा रहा हूँ नहीं तो इतना घुमा फिरा कर बोलने की कोई जरूरत नहीं है। बताइए धर्मपाल सिंह की इन तस्वीरों के बारे में, इस रौब के बारे में, सत्ता की हनक के बारे में बोलिए कुछ। जो प्रजापति थे सर, धर्मपाल सिंह पर बोलिए ना, धर्मपाल सिंह पर बोलने में क्या समस्या है आपको? मैडम मैं तो शुरुआत प्रजापति से क्यों? प्रजापति जी चले गए, प्रजापति जी चले गए सर। आप सत्ता में हैं, धर्मपाल सिंह जी कैबिनेट मंत्री हैं, आपकी पार्टी सत्ता में है और सत्ता की हनक तस्वीरों में है, क्यों आपके मुंह में एक शब्द नहीं है? उस अखिलेश जी के जवाब में मैंने कहा ये पूछेंगे माननीय अखिलेश जी की जब सरकार थी तो एक डॉक्टर से जो है उन्होंने पूछा तुम्हारा क्या नाम है, तो डॉक्टर साहब ने कहा मेरा नाम फला मिश्रा है। कितने झटकार करके हो सकता है स्क्रीन पे आपके हो दिखाइएगा, कितने झटकार के माननीय अखिलेश यादव जी ने उनको भगा दिया। राजेश जी, धर्मपाल सिंह, मैं फिर से आपको याद दिला रही हूँ, धर्मपाल सिंह पर बोलिए ना सर, बोलिए ना। धर्मपाल सिंह ने जो किया इस पर क्यों नहीं बोलते आप? व्यवस्था से जो भी खिलवाड़ करेगा ये सरकार के हर परिवार के खिलाफ कार्रवाई करेगी। जो कानून व्यवस्था को अपने हाथों में इतनी लेगा। जल्दबाजी में होते हैं कि आम लोगों के बारे में नहीं सोचते। आप कह रहे हैं कि आपके मंत्री जी काम करते हैं, ये काम करते हैं, सत्ता की ये हनक है आपके मंत्रियों में। ये आम लोगों के बारे में जब सोचते नहीं है, वो आपके वो उनके कृत्यों में नजर आ रहा है। वो राम पर गाड़ी चढ़ा रहे हैं, क्या इस राम पर गाड़ी चढ़ाई जाती है? ये आम एक बच्चे से भी पूछेंगे ना, उसको भी पता होगा। सरकार में मैडम जिस प्रकार कानून व्यवस्था का जो है, ये कानून व्यवस्था है सर, हर समाज ये कानून व्यवस्था है। क्या ये व्यवस्था होती है कानून की? क्या ये व्यवस्था होती है कानून की? आप बताइए, या आप भी गाड़ी चढ़ाते हैं? मैं आपसे पूछ रही हूँ मैडम। कहाँ किसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी है? ये जो गाड़ी राम पर चढ़ाई गई, आप तस्वीरें देख रहे हैं ना। मैं अभी मैडम मैंने कहा, हाँ मैडम मैंने कहा कि जहाँ तक जो है कानून इजाजत देता है उसी प्रकार से माननीय मंत्री वहां तक गए होंगे। हो सकता है माननीय मंत्री जी गाड़ी में ना हो, तो माननीय मंत्री जी की गाड़ी है, इसकी जिम्मेदारी कौन होगी? मंत्री जी की गाड़ी कौन लेकर जा सकता है? ऐसा नहीं हुआ है सर, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मंत्री जी ही गाड़ी में थे, मंत्री जी को सर सुन लीजिए राजेश जी, ये कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकते आप, ये कहकर आप बच नहीं सकते कि मंत्री जी गाड़ी में ना हो। मंत्री जी को ट्रेन पकड़नी थी, मंत्री जी उतरते हैं गाड़ी से और ट्रेन पकड़ने जाते हैं। उतनी जल्दबाजी में थे कि उनको ये तक ध्यान नहीं रहा कि गाड़ी कहां पर जानी है। और अगर आप जो कह रहे हैं मंत्री जी गाड़ी में नहीं भी हो, तो मंत्री जी की गाड़ी है तो जिम्मेदारी किसकी होगी सर? आपकी गाड़ी कौन लेकर जाएगा? हमने कहा वहां से सुरक्षा व्यवस्था में जो अच्छा कर्मी है उनको गाड़ी वहां नहीं जाने देनी चाहिए, निश्चित है। शुक्र है आपने इस बात को स्वीकारा कम से कम टीवी पर। ठीक है कृष्ण कुमार जी, आप देखिए, जब अपने मंत्रियों की बात आती है तो बोलना नहीं आता है, मुंह में एक शब्द नहीं होता है, दूसरों पर गिनाने हैं, यही चलता है। समाजवादी पार्टी से पूछो तो बीजेपी वालों की समाजवादी पार्टी अपने उसमें अपराधों का जवाब देना ही नहीं चाहती ना, इसलिए तो जनता ने उनको नकार दिया। हाँ सर बिल्कुल, लेकिन हम आपसे तो आप तो जवाब दीजिए सर, आपको स्वीकारा है ना, आपको स्वीकारा है तो आपसे जवाब की उम्मीद करते हैं, इसीलिए मैं आपसे सबसे ज्यादा सवाल कर रही हूँ। लेकिन आपने मेरे एक भी सवाल का जवाब दे दिया हो, मजाल है। अरे हमने जवाब दिया मैडम, कृष्णा जी, कानून व्यवस्था ठीक है, काफी सुधार हुआ है। ठीक है राजेश जी, खिलवाड़ हुआ है, आपके मंत्रियों की सनक देख लीजिए, सत्ता का ये हनक देख लीजिए और अंदाजा लगाइए कि आपके मंत्री जी आम जनता के बारे में क्या करते होंगे। क्योंकि जब इस तरीके की हरकतें हैं तो इस तरीके की हरकतों करने वाला कोई भी शख्स, वो एक आम शख्स भी होगा, तो मुझे नहीं लगता है कि वो एक सभ्य व्यक्ति कहलाएगा। क्योंकि अगर आप एक प्लेटफॉर्म पर राम पर कार लेकर जा रहे हैं, एक व्यक्ति को चोट आ सकती है सर, एक व्यक्ति की जान जा सकती है। इस बात को सुनिश्चित करना कौन जिम्मेदार होगा अगर कुछ ऐसा हो जाता?
कृष्णा जी जल्दी से आप शुरू करिए। राजेश जी बात तो सुनिए पहले। राजेश जी बस हो गया। राजेश जी बस अब कृष्णा जी की जल्दी से। राजेश जी वक्त कम है, प्लीज शांत हो जाइए। जल्दी वक्त कम है, बहुत कम। राजेश जी गोरखपुर की घटनाओं पे क्या बोलेंगे? देखिए अगर मंत्री जी ऊपर गए और वहाँ के प्रशासन वहाँ जिम्मेदार है कि वहाँ पर राजेश जी अगर गाड़ी वहाँ तक। राजेश जी प्लीज, राजेश जी शांत हो जाइए। राजेश जी को म्यूट करिए। बोलिए आप कृष्ण जी। गोरखपुर की घटना में जो प्रशासन द्वारा, आपके लॉ एंड ऑर्डर पे ही मैं बोल दे रहा हूँ, गोरखपुर में गोली मार दी गई एक व्यापारी को, उसकी जिम्मेदारी प्रशासन पे है, लेकिन उनके खिलाफ क्या कार्रवाई आप तक उचित तरह से चल रही। और एक मनीष द्विवेदी थे जिनको लखनऊ में गोली मार दी गई थी पुलिस द्वारा, और जो आपके हमीरपुर में बेटियों को वीडियो बनाया गया, उनसे छेड़छाड़ करी गई, उसके पे क्या बोलेंगे, क्या कार्रवाई हो रही। और जिन बेटियों ने अभी प्रशासन पे अपनी प्रार्थना पत्र दिया है, वहां तो पुलिस सुन ही नहीं रही। जब पुलिस सुन नहीं रही तो वो बेटी किसके दरबार में जाए? सरकार आपकी जवाबदेही, आपको जवाब देना पड़ेगा। और आप इधर उधर की सरकारों पे आरोप नहीं लगा सकते। 6 साल से बैठे हुए हैं सरकार में, और केंद्र में भी आपकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, तो क्यों नहीं यहाँ महिलाओं को सुरक्षा मिल रही है? ये जिम्मेदारी सरकार की होगी। बिल्कुल सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए, और सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि एक तरफ महिलाओं को सुरक्षा मिले, लेकिन दूसरी ओर जनहित का जो दूसरा मुद्दा हमने उठाया, जिसमें हमने बात की कि किस तरीके से मंत्री जी की सत्ता की हनक आप देख सकते हैं। खैर, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो यूपी की ये तस्वीर है जहां यूपी के मंत्री जी को आपने देखा कि किस तरीके से मंत्री जी ट्रेन छूटने की हड़बड़ी में अपनी गाड़ी को प्लेटफॉर्म के रैंप तक चढ़ा देते हैं। उन्हें इस बात का जरा भी ख्याल नहीं आता कि आम जनता के लिए रैंप बनाया गया है। इस रैंप पर दिव्यांग जन जो हैं वो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं, पैदल यात्री चलते हैं। क्या होता अगर इस गाड़ी के आगे या पीछे कोई ऐसा शख्स आता था जो भागकर अपनी जान नहीं बचा पाता? जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, इसमें आप देखिए, ये गाड़ी जब बैक हो रही होती है, उस दौरान एक शख्स इस रैंप पर चल रहा होता है, वो भागता है, वो पीछे जाता है, क्योंकि रैंप की चौड़ाई इतनी ज्यादा नहीं थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर रैंप पर गाड़ी चढ़ाने की जरूरत क्या थी? ये जनहित का मुद्दा है, और इसी मुद्दे पर आज हमने विस्तार से बातचीत की है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।